नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज हम लोग फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 पे जुड़ रहे हैं और आज का जो वीडियो है वो बात करेगा गति के समीकरण का। और बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन वो चैप्टर जो है उसको हम डिफरेंट सेक्शंस में अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि आखिर वेग और चाल क्या होते हैं, त्वरण क्या होता है। साथ ही हमने ग्राफिकल मेथड से भी सीखा था कि ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है, अर्थात d/t ग्राफ क्या होते हैं और v/t ग्राफ क्या होते हैं, विस्थापन, समय ग्राफ, और साथ में हम लोगों ने सीखा था वेग और समय ग्राफ। वहां पे स्लोप क्या बताता है, एरिया क्या बताता है, इसके विषय में हम लोगों ने काफी बातें की हुई थी। एक जो टॉपिक गति का समीकरण जो ऐसा टॉपिक है जिसका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा योगदान रहता है। चलिए पहले गति के समीकरण को हम लोग लिखते हैं और फिर उसको मैं इलैबोरेट करता हूं कि आखिर किस तरीके से गति का समीकरण हम लोग के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी हम लोग समीकरण की बात करेंगे वो सारे लीनियर मोशन के लिए ही होंगे, नॉन लीनियर मोशन के लिए यहाँ पर हम लोग बात नहीं करते हैं। सबसे पहले गति का पहला समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और अगर nth सेकंड में चली गई दूरी को हम लोग कैलकुलेट करें तो होता है हमारा sn u प्लस a/2 2n माइनस 1। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पहले ये सारे नोटेशंस के मतलब क्या क्या हैं। तो सबसे पहले v हमारा होता है अंतिम वेग। फिर आ जाते हैं u प्रारंभिक वेग, a क्या होता है त्वरण, फिर हमारा s विस्थापन। ठीक, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जहां पर v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, अच्छा t हमारा हो जाता है समय। अब यहां पर दो केस बनते हैं, दोनों केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। दो केस कौन कौन से होते हैं? पहला जो केस बनता है जब प्रारंभिक वेग शून्य हो। प्रारंभिक वेग जब शून्य होगा इसका मतलब क्या हुआ कि u = 0 हो रहा है। ठीक, तो जो हमारी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस में हम लोग इस वैल्यू को सारे को पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा पहला? तो हमारा पहला हो जाएगा v = at, s = हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर = 2as। ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है। तो यहां से आप त्वरण निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, और फिर इस जगह से अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग आप विस्थापन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका होता है यहां पर। सेकंड जो पॉइंट बनता है वो हमारा बनता है जब अंतिम वेग शून्य हो। मतलब v = 0 हो। अब अंतिम वेग शून्य होने का मतलब क्या होगा? गाड़ी लगातार धीमे होती जा रही है। अब आप अगर अपने दिमाग में पहले से ही गाड़ी धीमे होने को नेगेटिव मान के बैठेंगे तो इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। अगर त्वरण का मान ऋणात्मक आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, आपको पहले से माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे बताता हूं, देखिए v = u प्लस at हमारा फॉर्मूला होता है। अंतिम वेग हमारा शून्य है तो 0 = u प्लस at होगा। यहां से a निकालेंगे तो माइनस u/t हो जाएगा। देखिए माइनस अपने आप अपीयर हो गया, आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और इसे हम कहते हैं मंदक, रिटार्डेशन, डीएक्सेलरेशन। ठीक है, तो a = -u/t, माइनस अपने आप अपीयर होगा, आपको माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो इक्वेशन हमारा यहां पर v है ही नहीं तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं। लास्ट इक्वेशन में आते हैं तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, 0 =
यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो आपका नेगेटिव जो है वो अपने आप ही अपीयर हो जाएगा, आपको कहीं से भी माइनस साइन पहले से लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को नोट रखिएगा। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे कोई बोलता है कि एक गाड़ी 15 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से जा रही है और जाते जाते वह 15 सेकंड बाद जाके रुक जाती है, तब उसका त्वरण ज्ञात करिए। तो यहां पर गलतियां होती हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है और वो गाड़ी 15 सेकंड बाद रुक जाती है, 15 सेकंड बाद रुक जाती है। जब वो गाड़ी रुक रही है तो आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है त्वरण क्या होगा। ठीक, हमें चल रही है मतलब u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, t कितना दिया हुआ है 15 सेकंड, और v क्या होगा 0। यही फॉर्मूला लगा देंगे हम यहां पर। तो ये जब फॉर्मूला हम लोग यहां पे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आएगा। ये फॉर्मूला जब लोग यहां कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है, इससे दिखाते हैं 0 15 प्लस a प्लस 15 आएगा। इसे और सॉल्व करते हैं तो माइनस 15 इज इक्वल टू 15a हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखना कभी मत भूलिएगा, वरना कभी ऐसा एग्जाम में धोखा हो जाएगा कि आपका उसी एक नंबर जो आपने गलती किया है यूनिट की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर देखिए, ये देखिए माइनस अपने आप अपीयर हो रहा है, आपने कहीं पर भी माइनस का प्रयोग नहीं किया। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऋणात्मक चिन्ह पहले से मानकर आप नहीं बैठे, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। इस चीज को आप गांठ बांधकर बैठ जाइए। क्लियर हुई बात ये? तो ये गति का समीकरण जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए और आपको यही सारी बातें अपने दिमाग में बैठानी चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना सॉल्यूशन यहां पर करना चाहिए। क्लियर हुई बात ये? चलिए अब हम गति के समीकरण से आगे बढ़ते हैं और गति के समीकरण का जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है गुरुत्व के अधीन गति। आइए उसके विषय में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या क्या चेंज करने हैं, दो चेंज यहाँ पर करने हैं। पहला, a को हम रिप्लेस करेंगे g से और s को रिप्लेस करेंगे हम h से। इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, ये हमारा पहला समीकरण होगा। दूसरा समीकरण क्या होगा हमारा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण हमारा क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। ये हमारा समीकरण बनता है। यहां पर भी दो केस बनता है। पहला केस क्या बन सकता है, पहला केस बन सकता है जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए, ये पहला केस बनता है। इसका मतलब प्रारंभिक वेग u होगा, अंतिम वेग 0 होगा और g चूंकि नीचे लगता है तो ऊपर लगेगा g, इस वजह से हम इसका डायरेक्शन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं और जी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, इस वजह से ये सदिश राशि है, तो यहां पर हम इसमें नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो अब इक्वेशन में हमारे क्या क्या परिवर्तन आने वाला है, आइए उस पर देखते हैं। तो पहला परिवर्तन यहां पर आ रहा है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, u डिवाइड बाई जी। ये हमारा पहला समीकरण बन रहा है, ठीक है, u डिवाइड बाई जी। आते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। यहां पर भी हम लोग पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। आप चाहे तो t का मान यहां पर पुट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आ जाते हैं तीसरे समीकरण में। क्या बनेगा हमारा तीसरा समीकरण, यहां पर देखिए ये आपका 0 हो गया तो यू स्क्वायर ये बनेगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर
माइनस 2GH। बना ये आपका समीकरण, और यहां पे आप निकालेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहां पर h की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। एक इक्वेशन यहां से बन सकती है, एक u के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, u इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2GH। तो दो इक्वेशन यहां से हमारे पास आ रही हैं, इसे ध्यान रखिएगा। हमारा जो दूसरा केस बनता है वो दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस जो हमारा बन रहा है जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाए, तो यहां पर ये आपका u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, u इज इक्वल टू 0, v की वैल्यू यहां मिलेगी और g नीचे लग रहा है इसलिए कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज को ध्यान रखिए। अब क्या होगा, इसी इक्वेशन को चेंज करते हैं, तो u 0 है, हमारा बनेगा v इज इक्वल टू gt, या इसी को हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू v बाई जी। ठीक, ये पहला हो गया हमारा। दूसरा h, ये हमारा समीकरण ये वाला, ये क्या बनेगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, ये बनेगा हमारा दूसरा समीकरण। u की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तीसरा लिख लेते हैं हम लोग, u स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये बनेगा 2GH, या यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट 2GH। अब एक चीज आप देख रहे होंगे, ये और ये, अगर आप इन दोनों चीजों को, इन दोनों समीकरणों को ध्यान से अगर देख रहे हैं तो आपको यह दिख रहा है कि अगर ऊंचाई समान है, गुरुत्वीय त्वरण समान है, तो v और u आपस में इक्वल हो रहे हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है और फिर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो उस कंडीशन में समान ऊंचाई पर वस्तु का वेग आपस में बराबर होगा। मतलब इस ऊंचाई पर जाते समय वेग जो होगा और उतरते समय इसी ऊंचाई पर जो वेग होगा वो परस्पर क्या होंगे, समान होंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहला जो हमें पॉइंट मिलता है कि समान ऊंचाई पर वस्तु का वेग समान होता है, ये पहला पॉइंट। अब आप दूसरी चीज ध्यान रखिए, जब वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसका वेग v इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH हो रहा है। यहां पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो इस इक्वेशन में कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट क्या था कि वस्तु का वेग जो होता है वो समान ऊंचाई पर समान होता है, और दूसरा जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उस वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब आते हैं तीसरा पॉइंट। अगर v और u परस्पर बराबर हो रहे हैं, देखिए 2GH, इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या हो रहा होगा, u हो रहा होगा। तो अब आप इस इक्वेशन को देखिए, t इज इक्वल टू u बाई जी और t इज इक्वल टू v बाई जी। दोनों इक्वेशन क्या है, v और u आपस में बराबर है। इस इक्वेशन से तो हम कह सकते हैं कि समान ऊंचाई पर जाते समय लिया गया समय उसी ऊंचाई से नीचे आते समय लिए गए समय के बराबर होता है। मतलब यहां से यहां जाने का समय और यहां से यहां आने का समय आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट है जो इस समीकरण से हमारे सामने आ रहा है। पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट हुआ ये कि आपका v जो होता है और u जो होता है वो क्या होते हैं, सॉरी इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखिए कि समान ऊंचाई पर वेग समान होता है। पहला चीज, समान ऊंचाई पर वेग समान होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहां पे, दूसरा पॉइंट हमारा यहां लिखा जाता है कि नीचे गिरती वस्तु का वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, समान ऊंचाई के लिए, समान ऊंचाई के लिए लिया गया समय समान होता है, समान होता है। ये 3 पॉइंट अगर आपने नोट कर लिए तो आप मान के चलिए गुरुत्व के अधीन गति में आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। बस आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, नीचे से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो जी का मान ऋणात्मक हो जाता है, कारण सदिश राशि है, जी हमेशा नीचे लगता है, तो अपोजिट आप वेग दे रहे हैं तो जी का मान ऋणात्मक होता जाएगा। सेम चीज यहां के लिए, क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ आ रही है इसीलिए जी का मान यहां धनात्मक है, क्योंकि जिस तरफ गति है उसी तरफ त्वरण आपका लग रहा है, गुरुत्वीय त्वरण आपका लग रहा है। तो ये चीजें जो है वो उसे आप ध्यान से समझ लीजिए। अब इसी से जोड़कर मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताता हूं, इसलिए क्योंकि कई बार प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का जिससे आपको कभी भी प्रोजेक्टाइल के जो भी सवाल आएंगे वो गलत नहीं होंगे। आप हमेशा डेरिवेशन और फॉर्मूला में उलझे रहते हैं, इस वजह से आपको ये समस्या होती है। चलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ बढ़ते हैं और निकालते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इक्वेशन है वो हम इसी के माध्यम से निकाल लेंगे। चलिए, तो आइए हम लोग अपने प्रक्षेप्य गति की तरफ चलते हैं और इसी इक्वेशन से हम लोग अपने सारे सवालों को हल करेंगे। प्रक्षेप्य गति और 3-4 पॉइंट यहां से पेट है जो मैं अभी आपको बता दूंगा, वो नोट कर लीजिए, सवाल कभी गलत नहीं होंगे, ऐसी गारंटी मेरी है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो ठीक है, एक वस्तु इस तरीके से फेंकी जा रही है थीटा एंगल पर, ठीक है, ये वस्तु इस तरीके से ऐसे जाएगी, ठीक, ये इसकी महत्तम ऊंचाई होगी h, ये वस्तु जितना गई है वो उसका परास होगा r, ये वस्तु का वेग जिससे फेंका गया u, तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे। कंपोनेंट एक x साइड होगा इधर, वो कहलाएगा u ऑफ cos थीटा, इसे हम ux कह सकते हैं, और ये y डायरेक्शन होता है, ये x डायरेक्शन होता है। सेम इसका यहां पे कंपोनेंट होगा u इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी u इज इक्वल टू u साइन थीटा, ये हमारा uy हो जाएगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने देखा है कि ये वस्तु की महत्तम ऊंचाई, मतलब ये वस्तु यहां से यहां मैक्सिमम जाती है, फिर इसके बाद नीचे आने लगती है। तो हम लोगों ने अभी अपने इक्वेशन से ये प्रूफ किया था कि जितना समय वस्तु ऊपर जाने में लेगी उतना ही समय वस्तु ऊपर से नीचे आने में लेगी, ये हम लोगों ने भी प्रूफ किया था। तो अब आप देखिए यहां पर 2 चीजें जो आप ध्यान रखिए। पहला, जो ऊर्ध्वाधर गति होगी, ऊर्ध्वाधर गति होगी वो हमेशा u साइन थीटा पर डिपेंड करेगी, ठीक, और जो क्षैतिज गति होगी, क्षैतिज गति होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, u cos थीटा पर, इसे हम uy कहेंगे, इसे हम ux कहेंगे। तो अब बताइए, ऊपर जाने के लिए यहां तक पहुंचने के जो समय लग रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, uy है, तो t इज इक्वल टू uy बाई g हो जाएगा। तो महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय किस पे डिपेंड करेगा, uy पे करेगा। तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू uy डिवाइड बाई g। uy की वैल्यू कितनी है, u साइन थीटा, तो हो जाएगा u साइन थीटा डिवाइड बाई g। अब आपने एक चीज पढ़ा था कि जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है, तो हम कह सकते हैं कि समय जो होगा, कुल समय जो होगा वो होगा 2t, ये हो जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई g। प्रूव हो गया पहला इक्वेशन। चलिए आते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, महत्तम ऊंचाई, ऊंचाई किस पे डिपेंड करेगी,
ऊर्ध्वाधर गति पर, तो हम h इज इक्वल टू निकाल सकते हैं uy स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। कहां से निकाला? ये देखिए हमने प्रूफ किया हुआ है पहले ही। तो uy की वैल्यू बस पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। यही होता है फॉर्मूला। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ, 1 2 3। चलिए, वो होता है परास। ये महत्तम ऊंचाई हुआ। अब निकालते हैं परास। परास के लिए क्या होगा? आर कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि परास जो है वो क्षैतिज होता है, तो क्षैतिज गति पे डिपेंड करेगा। तो क्या होगा? जो हमारा परास होगा वो डिस्टेंस होगा, वो चाल गुणे समय होगा। चाल हमारी कितनी है? वेग कितना है? u cos थीटा। ux के लिए तो हम कह सकते हैं ux इंटू समय कितना लिया गया है? t और t 2t होगा, तो यही होगा हमारा समय। इसे हम कैपिटल T भी कह सकते हैं, इसे हम कैपिटल T कह देते हैं अभी के लिए। तो क्या होगा? ux इंटू टी हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करने पे हमें दिख रहा है u ऑफ cos थीटा इंटू कितना होगा? 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये हमारा परास होता है। महत्तम परास क्या होगा? थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, थीटा 90 पे मैक्सिमम होता है, मतलब 45। तो थीटा जब 45 डिग्री होगा तब हमें महत्तम परास मिलता है। ये लाइन पूछा गया है किस एंगल पर महत्तम परास मिलता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी तब उस कंडीशन पे हमें महत्तम परास देखने को मिलेगा। ठीक है। 3 और पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम के लिए रामबाण है। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा या इसी को कहते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कांस्टेंट होता है? यहां पर कांस्टेंट होता है त्वरण या एक्सेलरेशन। क्यों कांस्टेंट है? जी यहां पर, 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 हर जगह जी एक समान लग रहा है। इस वजह से ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण जो है वो कांस्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा इसको भी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या क्षैतिज दिशा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या क्षैतिज दिशा में क्या कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होता है वेग। देखिए भी दिखाते हैं कैसे, u cos थीटा यहां भी, u cos थीटा यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो वेग कांस्टेंट होता है। और जो तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, पूछता है कि किस पथ पर प्रक्षेप गति होती है। तो पथ हमेशा कैसा होगा? परवलयाकार, ये पैराबोलिक पाथ। ठीक है। ये 3 पॉइंट अगर आपने ध्यान रखा तो आपके सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। 2 सवाल जो हर एग्जाम के लिए पेट है वो पूछे ही जाते हैं। वो सवाल क्या है कि अगर कोई शिकारी गोली चलाता है, उसी समय बंदर कूद जाता है, तो वो गोली बंदर को लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बिल्कुल लगेगी, कारण यही प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वजह से अगर गोली चलाने का समय और बंदर के कूदने का समय एक समान है तो परवलयाकार पथ होने के कारण गोली जाके बंदर को लगेगी। ये पहला सवाल तो हाँ हो जाएगा इसका आंसर कि हाँ लग जाएगी। दूसरा सवाल क्या होता है जो पूछता है, चलती हुई ट्रेन से या बस से अगर आप कोई वस्तु नीचे की ओर अपनी खिड़की से फेंकते हैं तो उस वस्तु के गिरने का पथ क्या होगा? तो हमेशा परवलयाकार होगा। इसे ध्यान रखिएगा। ये 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए एकदम पेट है। अगर आपने ये सारी बातें समझ ली हैं तो मेरे ख्याल से आपको गुरुत्व के अधीन गति, गति के समीकरण और प्रक्षेप गति में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती है। आप कोई भी सवाल उठाइए, लगाइए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो और चाहे वो थ्योरेटिकल हो, आपसे सवाल वो कभी भी गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे और कुछ नई बातें सीखेंगे।